हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आपके बीच में जो है वो उत्तराखंड जो एलटी है उससे रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनना और लास्ट तक जो है मेरे साथ बने रहना। वीडियो को स्किप मत करना, एक एक पॉइंट को जो है समझते हुए चलना, ताकि जो है आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो और इसके बारे में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग उत्तराखंड लेक्चरर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड नोट्स मुझसे लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी। और दोस्तों जिनको नोट्स, जो लोग अगर मुझे नोट्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो वो लोग फिर परेशान भी हो जाते हैं कि हमें नोट्स नहीं मिला। दोस्तों कई बार जो है वो मैं बिज़ी रहता हूँ तो किसी को लेट रिप्लाई हो पाता है, किसी का कॉल नहीं रिसीव हो पाता है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। अगर आपने पेमेंट किया है तो आपको नोट्स ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन स्टार्ट। चलिए, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है, बात करने वाला टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अधिगम या लर्निंग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये आपके एलटी के सिलेबस के अंदर दिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, तो आप लोग पूरा टॉपिक अच्छे से समझना, अधिगम या लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो अधिगम होता है उसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो आप समझते हैं कि क्या होता है, सीखना या लर्निंग। तो अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये बात भी आपको पता है कि ये अधिगम कैसी प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जब हम बच्चा जो है वो जन्म लेता है और जन्म से लेकर और मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक काल में वो कुछ ना कुछ हमेशा सीखता ही रहता है। तो ये बात आपको पता है। और जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं और जिसके द्वारा हम व्यवहार में हमारे परिवर्तन होता है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, अधिगम या सीखना कहलाता है। जो एक डेफिनेशन है किसकी, क्रो एंड क्रो, उनकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। उनके अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि सीखना क्या है, जब हम कोई किसी प्रकार की जो आदतें होती हैं उनको, या कोई नॉलेज हो गया, कोई अभिवृत्ति यानी कोई एटीट्यूड हम अर्जित करते हैं, उसको गेन करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, अधिगम हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अधिगम की निम्नलिखित जो है वो विशेषताएं बताई हैं। तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं। ये नेट बंद करने के बाद भी नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों अधिगम की विशेषताओं में सबसे पहला है कि अधिगम सार्वभौमिक होता है। यानी कि हर जगह जो है वो, जो अगर हम एक प्रकार जो है सीखना जो की जो प्रक्रिया है वो लगभग सारी जगह, हर जगह वो एक समान रूप से होती है। समझ गए, तो सार्वभौमिक का मतलब ये है। दूसरा है अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, तो ये हमने बात कर ली है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। तो दोस्तों जैसे आपने जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये भी जो है आपके एलटी के सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, वो बच्चे के जन्म से लेकर एक निश्चित समय तक होती है और उसके बाद जो है वो ग्रोथ रुक जाती है, जिसमें कि आपके जो शारीरिक जितने भी हमारे अंग हैं उनका विकास होता है, आंतरिक व बाह्य अंगों का विकास होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ये सारे की चीज़ें जो है वो ग्रोथ का पार्ट होती हैं। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और वो पूरी जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो दोस्तों जो अधिगम होता है वो भी क्या है, वो विकास की ही एक प्रक्रिया है। ओके, चलते हैं आगे। अधिगम परिवर्तन का माध्यम है, यानी कि ये आपके जीवन के ऊपर परिवर्तन लाता है, क्योंकि जो शिक्षा है उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। और वो कैसा होगा, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं या उसका अधिगम करते हैं। नेक्स्ट है अधिगम अनुकूलन है, यानी कि हम जब किसी भी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलन यानी कि ढालते हैं, तो वो क्या होता है आपका, वो भी अधिगम का पार्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अधिगम अनुभवों का संगठन है, यानी कि उनका समुच्चय है। बहुत सारे जो अनुभव जीवन के अंदर हमें मिलते हैं
वो क्या है, हमारे अधिगम के फलस्वरूप ही हमें मिलते हैं जब हम उस चीज़ों से सीखते हैं। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है अधिगम के माध्यम, मीडियम क्या क्या है। तो जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अधिगम को दो भागों के अंदर बांटा है। सबसे पहला जो हमारा भाग है वो है औपचारिक अधिगम, यानी कि फॉर्मल आपका लर्निंग। बालक स्कूल में अध्यापक, पाठ्यपुस्तक, खेल और अन्य जो विविध कार्यक्रम होते हैं उनमें जो है भाग लेता है और उन सब में वो सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है। तो यह जो प्रणाली है ये कैसी है, औपचारिक प्रणाली है। क्योंकि स्कूल के अंदर चाहे वो आपका कोई गेम खेल रहा है, चाहे वो किसी नाटक में पार्टिसिपेट ले रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो है कोई प्रोजेक्ट कर रहा है या आपकी स्टडी कर रहा है किताबों के माध्यम से, तो हर प्रकार से जो है वो एक बच्चा क्या करता है, अधिगम को करता है। ये उस जो अधिगम है ये कैसा कहलाता है, औपचारिक अधिगम या फॉर्मल लर्निंग कहलाता है। दूसरा होता है दोस्तों अनौपचारिक अधिगम या इनफॉर्मल लर्निंग। तो इनफॉर्मल जो लर्निंग होती है वो बालक क्या करता है, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्र, अपने जो सोसाइटी है उससे सीखता है, अपने बड़े बुजुर्ग बूढ़ों से सीखता है और इन सब चीज़ों से क्या होता है, उसका सोशलाइजेशन होता है इस प्रकार के अधिगम से। आपने देखा होगा कि जो एकाकी परिवार जो वर्तमान में आजकल यूनिटरी फैमिलीज़ हैं उनके अंदर जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही जो हैं वो अपने अपनी ड्यूटीज़ में व्यस्त हैं। इस कारण से जब वो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं तो बच्चों के अंदर किस प्रकार के जो डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, असामाजिक टाइप के व्यक्ति, मतलब उनका व्यक्तित्व हो जाता है और वो उसके बाद जो है लोगों के बीच में उनको एडजस्टमेंट करने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये जो है इसीलिए जो है अनौपचारिक जो अधिगम है वो भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। आपने देखा होगा जिस फैमिली के अंदर जो है वो ऑलरेडी दादा दादी वगैरह और कुछ इस प्रकार से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उसमें जो है बच्चों को ऑलरेडी सामाजिकरण उनका बचपन से ही हो जाता है और वो लोग ज़्यादा उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर कि अधिगम के क्या क्या सिद्धांत हैं, यानी कि थ्योरीज। तो दोस्तों अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं लेकिन हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है वो E.L. थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। तो आप सब जानते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसके जन्मदाता कहा जाता है इनको। तो इन्होंने एक जो है अधिगम का एक सिद्धांत दिया था, तो उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पहला क्या नाम है उसका, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रयास और त्रुटि यानी कि ट्राई एंड एरर का सिद्धांत भी कहा जाता है, संयोजनवाद का सिद्धांत कहा जाता है, अधिगम का बंध सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट उसको हम कहते हैं प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, वही एरर, ट्राई एंड एरर का मेथड। दूसरा होता है SR थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और उसके बाद है संबंधवाद का सिद्धांत। तो इतने सारे नामों से दोस्तों इस थ्योरी को जाना जाता है जो थॉर्नडाइक ने दी थी, अधिगम की थ्योरी या सीखने का सिद्धांत। तो क्या इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर कहा था, अब हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो थॉर्नडाइक है उन्होंने प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था उसमें क्या किया था, इस प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। E.L. जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने प्रयत्न व भूल के इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य जो है वो सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक स्टिमुलस होता है जो उसे इस प्रकार की प्रतिक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों के सामने अभी स्टिमुलस है एक प्रकार का उद्दीपक कि आप लोगों ने पेपर को निकालना है, पेपर क्लियर करना है, तो ये आपका स्टिमुलस है। और जो इसके बाद आप क्या है पढ़ने के लिए जो आपको प्रेरित होते हैं ये आपकी प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है वो बच्चा भी होता है। इस प्रकार से विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। तो जो है अगर बच्चों को भी किसी भी प्रकार का स्टिमुलस दिया जाता है तो उससे उनका क्या हो जाता है, एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है और इसी कारण से इसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके क्यों इसको उद्दीपक अनुक्रिया कहा जाता है, तो ये अब हम जब इसका प्रयोग समझेंगे तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने कौन सा प्रयोग किया था। तो प्रयोग में उन्होंने क्या किया था, ये देखिए एक क्या है, ये एक बॉक्स लिया उन्होंने और इस बॉक्स के अंदर इस बिल्ली को बंद कर दिया। ठीक है, ये बिल्ली कैसी है, एक भूखी बिल्ली है और यहाँ पर ये लीवर है और जिसको जब प्रेस किया जाता है तो ये दरवाज़ा खुल जाता है और बाहर जो है एक मछली का टुकड़ा रखा हुआ है और बिल्ली जो है वो मछली को प्राप्त कर लेती है।
तो देखते हैं इन्होंने अपने प्रयोग के अंदर क्या क्या चीज़ें बोली थी। इन्होंने जो है वो अपना जो प्रयोग है वो भूखी बिल्ली के ऊपर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने पर पिंजरे में बंद कर दिया गया और इस पिंजरे को उन्होंने कहा पजल बॉक्स। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में मछली का टुकड़ा रख दिया गया और पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा दिया है जिसको कि प्रेस करना है, जो अभी मैंने दिखाया था आपको। उसके दबने से क्या होता है, पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। और भूखी बिल्ली ने जब भोजन को प्राप्त करने और पिंजरे से निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण कार्य किए। बिल्ली के लिए जो है वो भोजन वहाँ पर किसका काम कर रहा है, उद्दीपक का काम कर रहा है, यानी स्टिमुलस का काम करना। क्योंकि जैसे ही वो बाहर मछली का टुकड़ा देख रही है तो उसके मन में क्या हो रहा है कि उसको और तेज़ भूख लग रही है और वो और ज़्यादा क्या कर रही है, उछल कूद जो है उसके अंदर कर रही है। और उसको हम क्या कहेंगे कि उस जो भोजन नामक उद्दीपक है, स्टिमुलस है, उसको देखकर जो है वो बिल्ली का उद्दीपन जो है वो हो गया है और वो क्या हो गया, उसका एक प्रकार का रिस्पॉन्स हो गया। और बिल्ली अनेक प्रकार से जो है बाहर निकलने का लगातार प्रयत्न कर रही है। और एक बार अचानक से क्या होता है कि पंजे से उसका लीवर दब गया और दरवाज़ा खुल गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जो बिल्ली है भूखी बिल्ली, उसने पिंजरे से निकलकर मछली खाकर अपनी भूख को शांत कर लिया। और जो थॉर्नडाइक है उन्होंने इस प्रयोग को एक से कई बार कई बार उन्होंने इसको दोहराया और देखा कि हर बार क्या हो रहा है, पहले से कुछ कम समय लग रहा है और कुछ समय बाद बिल्ली जो है वो बिना किसी त्रुटि के ही एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना उसने सीख लिया। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से जो है वो जब बार बार उसने प्रयास किया तो उसकी जो नंबर ऑफ एरर्स हैं उसकी संख्या कम होती गई। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने सीधा उसने लीवर प्रेस करना शुरू कर दिया और वो सीधा बाहर आ गई। तो इस प्रकार से जो उसका उद्दीपक था उससे उसकी जो अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स, उसमें डायरेक्ट रिलेशन स्थापित हो गया। तो इसी प्रकार से जो है वो दोस्तों लर्निंग के अंदर भी होता है। चलिए आगे चलते हैं कि अब इसमें हमने देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप अपनाए गए। उपयुक्त उपयोग में जो बिल्ली है उसके द्वारा अपनाए गए चरण, क्या क्या चरण अपनाए गए। पहला, चालक। यहाँ पर जो चालक था यानी कि ड्राइव, वो क्या थी, भूख थी। फिर है लक्ष्य यानी कि गोल, गोल क्या है, मछली को प्राप्त करना। फिर है बाधा यानी कि क्या उसके मार्ग में बाधा थी, पिंजरे का दरवाज़ा बंद था। चौथा है उल्टे सीधे प्रयत्न करना, तो उसके लिए क्या किया उसने, पिंजरे को काटने का प्रयास किया, बाहर निकलने का प्रयास किया। फिर है संयोग और सफलता, अचानक से जो है लीवर को जब दब गया और दरवाज़ा खुल गया तो क्या हो गई, संयोग हो गया और सफलता मिल गई। और सही प्रयत्न का चुनाव, तो दरवाज़ा जो खोलना है उसका तरीका भी जो है वो सही प्रयत्न के द्वारा होता है। और इस प्रकार से उसके जीवन में अब स्थिरता आ गई, जो कि दरवाज़ा खुल चुका है। तो दोस्तों ये स्टेप्स जो हैं वो सीखने के दौरान भी होते हैं। जैसे कि वर्तमान में अगर आप लोगों के लिए जो है एग्ज़ाम आया है तो वो क्या है, एक आपके लिए ड्राइव है और आपको वो निकालना है, तो वो आपका लक्ष्य है। आपके मार्ग में जो है कई प्रकार की बाधाएं हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार से तैयारी की जाए, जीएस किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से उत्तराखंड की तैयारी की जाए, किस प्रकार से रीजनिंग पढ़ी जाए, ये आपके मार्ग में बाधाएं हैं। उसके बाद उल्टे सीधे प्रयत्न, यानी कि आप इधर उधर से जो है वो चीज़ें ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं इसको सॉल्व करूं, तो ये आपके प्रयत्न हुए। फिर आप अचानक से जो है वो आपके हाथ में मेरे चैनल तक आप पहुंच जाते हैं और आप सही जगह आप जो है आपका संयोग से आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, लगातार जो है वो पढ़ते हैं और उसके बाद आपकी दरवाज़ा आपका खुल जाता है किस्मत का और आपके जीवन में स्थिरता आ जाती है और आपको सही जगह पर जो है वो जॉब मिल जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है, आप सो जाते हैं। तो सोना आपको नहीं है बल्कि उसके बाद एक्टिव रहकर पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस विधि में क्या हुआ, इस विधि से सीखने की क्रिया जो है वो सरल हो जाती है, क्योंकि जो है सीखने की क्रिया में जो है वो ट्राई एंड एरर जब तक नहीं होगा तब तक सीखा नहीं जा सकता। फिर यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जो आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है, मतलब ये वर्तमान समय में भी ये सिद्धांत बहुत उपयोगी है। दोस्तों ये सिद्धांत आज से 100 साल पहले दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान में इसका उपयोग बना हुआ है। फिर है, यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि जो बालक हैं उनके लिए उपयोगी है।
यानी कि उनको किस प्रकार से मोटिवेट किया जा सकता है, इस सिद्धांत को के द्वारा इस चीज़ को समझा जा सकता है। फिर है भाषा में शुद्ध उच्चारण इस विधि से किया जा सकता है। अगर किसी में को लैंग्वेज में दिक्कत है तो बार बार अगर उसको प्रैक्टिस करवाई जाए तो वो एक न एक दिन सही बोलेगा। इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास करता है, यानी कि किस प्रकार से हम अपने अनुभवों से, गलतियों से सीखकर उसका लाभ उठा सकते हैं, ये भी यह विधि बताती है। फिर है इसमें जो है वो धैर्य व परिश्रम। जब बार बार जो है वो गलत रिस्पॉन्स हम करेंगे तो उसमें हमारा धैर्य भी जो है हमें हमारे साथ होना चाहिए। और उसके बाद है चलना, साइकिल चलाना, गणित के प्रश्न हल करना, कलाकृति बनाना आदि सभी में इस सिद्धांत का जो है वो महत्व है। यानी कि हम कोई भी जो काम करते हैं उन सब के अंदर जो है यह सिद्धांत जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक जो है उन्होंने उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम बताए। और ये जो तीनों नियम है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है इनका नाम। तो ये 3 नियम क्या थे? पहला जो नियम है वो है तत्परता का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी कि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना रेडी हो, आपके अंदर कितनी ड्राइव यानी भूख है, तो उसको कहते हैं। सबसे पहले तो जो है आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए रेडी होने चाहिए, तब जाके दिमाग के अंदर आपके वो चीज़ आएगी और आप दिमागी रूप से अपने आप में निर्णय ले पाएंगे। दूसरा होता है फिर हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस, किस प्रकार से हम अब उसके लिए तैयारी करें, उसके लिए प्रैक्टिस करें। और तीसरा होता है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को करते हैं और उस चीज़ में हम सफल हो जाते हैं तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, बार बार करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। जैसे कि अगर हमने कोई चीज़ पढ़ी, हमें मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, हमने उसको एक बार पढ़ा, हमें बिल्कुल नहीं आया समझ में, उसके बाद हमने उसको दोबारा पढ़ा ही नहीं, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है हमारा उससे और दूरी बढ़ती जाती है। वहीं अगर कोई सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है तो हम उसको बार बार पढ़ते जाते हैं, तो ये क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास अगली थ्योरी, वो है वाटसन और पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये क्या है, इसको हम देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य सहचार्य को स्थापित होता है, यानी संबंध स्थापित होता है। यहाँ पर जो अनुबंधन होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शास्त्रीय अनुबंधन, या जिसको अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं, और दूसरा कहते हैं क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। तो क्या होते हैं ये अभी हम देखेंगे। अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उद्दीपन इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वह गुप्त अनुक्रिया को प्रकट कर देता है। जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसको समझने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि मनुष्य जो है उसमें अन्य क्रियाएं होती हैं, कुछ जन्मजात क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सांस लेना, खाना पीना, भूख, काम, वासना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जन्मजात उसके अंदर होती हैं। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिकों के लिए जैसे पलक झपकाना, लार आना, ये सब अनुबंध क्रियाएं होती हैं। यानी कि ये उस अनुबंध होती हैं जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बाद हमारा ये जब रिस्पॉन्स आता है, तो यानी कि हम उन चीज़ों के प्रति हमारा रिस्पॉन्स वो पर्टिकुलर बन जाता है, यानी उसके साथ हमारा रिस्पॉन्स का अनुबंधन हो जाता है। तो जो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है दोस्तों, ये पावलोव द्वारा 1904 के अंदर प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत में उन्होंने जो अस्वाभाविक जो उद्दीपन है उसके प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन कहलाती है। यानी कि किस प्रकार से जो एक अनकंडीशनल या जो नेचुरल स्टिमुलस है वो भी एक नेचुरल जो है वो रिस्पॉन्स या अनुक्रिया दे सकता है, उसके बारे में बात की है, और अनुबंधन बन सकता है। तो कैसे होगा अभी हम देखेंगे। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साचार्य स्थापित होना ही अनुबंधन है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए, प्रयोग जो उन्होंने किया था वो कुत्ते के ऊपर किया था। उन्होंने क्या किया, ये कुत्ता है, इस कुत्ते को उन्होंने क्या किया, उसकी जो लार ग्रंथि है उसका ऑपरेशन कर दिया और वहाँ से एक पाइप कनेक्ट कर दी और यहाँ पर इस पर लगा दी, ताकि जितना भी उसके अंदर लार आए तो उसको क्या करें, इसमें मेज़र कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं प्रयोग के अंदर क्या किया। पावलोव का प्रयोग, जो पावलोव है उन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया, और इस प्रयोग को उन्होंने 3 चरणों में किया, 3 स्टेप्स। कैसे स्टेप? पहले चरण में उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा जिसे कुत्ते की लार टपकने लग गई।
दूसरे चरण में उन्होंने घंटी बजाई और उसके बाद भोजन दिया, और तीसरे चरण में उन्होंने देखा कि घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। अर्थात कुत्ता जो है वो समझने लग गया कि घंटी बजाने के बाद ही उसे भोजन मिलता है, और यह सब किसके कारण हुआ? अनुबंधन के कारण हुआ। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं इससे, इस चार्ट के माध्यम से। जब हमने जो है सबसे पहले जो है हमने दिया उसको कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी जो स्वाभाविक उद्दीपक है कि वो भोजन है। भाई जो भोजन है उसको देख के सबके मुंह में लार आती है, तो वो उसके प्रति जो स्वाभाविक अनुक्रिया है या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है वो क्या है? लार है। अब जब हम उद्दीपक जो अनकंडीशनल है यानी यूसीएस है, उससे पहले हम उसको सीएस देते हैं। सीएस का मतलब कंडीशनल उद्दीपक यानी कि घंटी, यानी कि खाने से जस्ट पहले एक घंटी बजा देते हैं, और उसके बाद जो है उसको हम खाना दे रहे हैं, तो तब क्या हो गया? उसका जो स्वाभाविक अनुक्रिया लार आने लग गई है। अब धीरे धीरे क्या हुआ? जब बार बार इसको दोहराया गया, लास्ट में जो है अब ये जो नेचुरल वाला था सीएस, इसको केवल इसको रखा गया, सॉरी, जो अस्वाभाविक दिया गया था कंडीशनल स्टिमुलस उसको रखा गया घंटी को, और बाकी जो भोजन है उसको हटा दिया गया। तो फाइनली उसके बाद भी देखा गया कि जो है वो अब लार आ रही है। तो इसका मतलब अनकंडीशनल जो स्टिमुलस था उससे जो है उसका रिस्पॉन्स जुड़ गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये इन्होंने स्टेप्स के अंदर भी इसमें बता रखा है। तो पहला जो चरण है उसमें जो है वो भोजन स्वाभाविक जो उत्तेजक था, और लार टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया थी। दूसरे चरण में जो है वो हमारा घंटी बजाना प्लस भोजन, ये जो है अस्वाभाविक उत्तेजक था और प्लस स्वाभाविक उत्तेजक, तो उसके बाद लार टपकने लगी तो स्वाभाविक एक अनुक्रिया हुई, और तीसरे चरण में केवल घंटी बजाई गई और लार टपकने लगी, तो स्वाभाविक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ। तो इससे क्या पता चला? इस प्रयोग द्वारा जो पावलव हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक अस्वाभाविक जो उद्दीपन है वो स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ जो है अगर प्रस्तुत किया जाए, तो व्यक्ति जो है वो अस्वाभाविक जो उद्दीपन है उसके प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया देने लगता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है जब हम किसी व्यक्ति को जो है वो इस प्रकार से मोटिवेट कर दें कि पहले उसको बच्चों को किसी प्रकार का स्टिमुलस, कोई इस प्रकार का उद्दीपक दें जिससे कि उसके बाद वो काम करने लग जाए, तो धीरे धीरे हम बाद में अगर जो नेचुरल स्टिमुलस है उसको हटा भी दें तो तभी भी जो है वो बच्चा मोटिवेट हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का एजुकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। तो इन्हीं के जो समर्थन में फिर वाटसन भी आ गए। तो वाटसन ने क्या किया? जो वाटसन है उसने पावलोव के समर्थन में अपना प्रयोग किया, और इन्होंने जो अपनी पत्नी रेनर के साथ मिलकर 1920 में यह प्रयोग अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट के ऊपर किया। तो ये आपको याद रखना है कि ये पूछा जाता है कि इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया? अपने ही 11 महीने के पुत्र अल्बर्ट के ऊपर किया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है वो अल्बर्ट के सम्मुख एक बालों वाला खिलौना प्रस्तुत किया तथा उस खिलौने के साथ विचित्र प्रकार की ध्वनि को जोड़ा। तो कुछ जो जगह पर दोस्तों, यहाँ पर जो है कुछ जो है जगहों पर ये बालों वाले जो खिलौना है इसकी जगह पर खरगोश दिया होगा। ठीक है, तो बात एक ही है। तो अब उन्होंने जो अल्बर्ट है उन्होंने देखा कि जो जब वो इस खरगोश के साथ बच्चा जो है वो हमेशा खेलता रहता था, और उसके बाल जो है वो काफ़ी मुलायम थे, या इस खिलौने के बाल जो है वो काफ़ी मुलायम थे, तो बच्चा उसके साथ लगातार खेलता था। और अब जो वाटसन है उन्होंने क्या किया, जैसी जो है वो बच्चा उस खरगोश के साथ खेलता था तो उन्होंने उससे पहले एक डरावनी जो है आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, जस्ट उससे पहले। तो बाद में क्या हुआ धीरे धीरे कि जो बाद में उन्होंने कुछ टाइम बाद वो आवाज़ निकालनी बंद कर दी, लेकिन जो बच्चा होता है वो उसके साथ अब इस प्रकार से वो जुड़ गया कि बच्चा जो है उस खिलौने को देखकर ही अब क्या हो जाता था? डर जाता था। और जब कभी भी बच्चे के सामने वो बालों वाला खिलौना या खरगोश जो है वो प्रस्तुत किया जाता था तो अल्बर्ट रोने लगता था। तो ये सब किसके कारण हुआ? अनुबंधन के कारण हुआ था। ठीक है, यानी कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो अब उस आवाज़ के साथ इस प्रकार से जुड़ गया कि अब उसको आवाज़ नहीं भी है तभी भी उसको इसके साथ डर लग रहा है। ठीक है, तो ये है, उन्होंने भी अपना इस प्रकार से समर्थन दिया, किसने? वाटसन ने। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं कि इसकी शिक्षण में क्या उपयोगिता है। अनुकृत अनुक्रिया सिद्धांत की शिक्षण में उपयोगिता। पहला,
इस सिद्धांत में बालक जो है वो भय, प्रेम, घृणा के भावों को आसानी से जो है उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि इसके माध्यम से हम बच्चे के अंदर जो प्रेम भी उत्पन्न कर सकते हैं, घृणा भी उत्पन्न कर सकते हैं, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स उससे लिया जा सकता है। दूसरा, इस सिद्धांत का प्रयोग करके जो है बालक को सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है, यानी कि वातावरण से किस प्रकार से एडजस्टमेंट हो। नेक्स्ट, यह सिद्धांत बालकों में विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों यानी कि जो एप्टीट्यूड हैं अलग अलग प्रकार के, उसको विकास करने में, उसको डेवलप करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत के द्वारा बच्चा जो है वो व्यवहार व अनुशासन की जो भावना है उसका विकास होता है ना। क्योंकि जो है बच्चा जब देखता है कि उसको जो है वो किसी चीज़ के ऊपर स्टिमुलस दिया जा रहा है, यानी कि जैसे उसने कोई काम किया उसको शाबाशी मिल रही है, या उसके पेरेंट्स उसको कुछ दे काफ़ी जो है उसको अप्रिसिएट करते हैं, तो इससे उसका क्या हो जाता है, एक तरह से उसकी जो हौसला अफजाई हो जाती है और उसका जो रिस्पॉन्स है अब वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, यानी वो और अच्छा जो है वो व्यवहार करने लगता है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है वो मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के उपचार में भी उपयोग होता है। यानी कि जो मेंटली अगर कोई बच्चा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो चुका है तो उस प्रकार के बच्चों के व्यवहार को भी कंट्रोल करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरा जो सिद्धांत है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो थ्योरी है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है स्किनर का सक्रिय अनुबंधन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अंदर, इस सिद्धांत का सबसे पहले याद रखा जो प्रतिपादक हैं वो हैं बीएफ स्किनर, जिन्होंने वर्ष 1938 में जो है इसका प्रतिपादन किया था और प्रयोग किया किस पर, चूहे पर और कबूतर के ऊपर। तो इसके जो सिद्धांत के और नाम जो हैं वो हैं आरएस थ्योरी। तो दोस्तों याद रखना वो जो थ्योरी थी पुरानी वाली वो एसआर थ्योरी थी, यानी कि पहले स्टिमुलस दिया जाता था और फिर आपका रिस्पॉन्स चेक किया जाता था। ये जो थ्योरी है ये उसकी उल्टी है, ये आरएस थ्योरी है, यानी रिस्पॉन्स के बाद जो है स्टिमुलस दिया जाता है। समझ गए? अब कैसे होगा ये, तो अभी हम सिद्धांत के प्रयोग जब समझेंगे तब आपको पता लग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, अभिक्रमिक अनुदेशन, नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत, ये सारे नाम इसी के हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया को करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक जो है वो परिणाम मिलते हैं तो यह प्रक्रिया जो है वो दो प्राणी यह क्रिया बार बार दोहराता है ना। यानी कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है उसी की बात जो है उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर स्किनर ने की थी। तो असफलता एवं नकारात्मक जो परिणाम है उसको मिलने पर प्राणी उस क्रिया को दोहराने से बचता है और इससे क्या हो जाता है, उस उद्दीपन की अनुक्रिया से संबंध कमजोर हो जाता है क्योंकि हम उससे दूर होते चले जाते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने इनके जो सिद्धांत है, देखो इनके सिद्धांत का जो फेमस नाम है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है दोस्तों मैंने अभी बताया कि जो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर हैं बीएफ स्किनर, इन्होंने वर्ष 1938 के अंदर किया और यह सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक जो है उनके द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम लॉ ऑफ इफेक्ट पर ही आधारित है। इसमें जो है वो कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंध और नैमित्तिकवाद के नाम से इनको जाना जाता है। तो किस प्रकार से इन्होंने दो रूपों में इन्होंने सीखने की व्याख्या की जो निम्न प्रकार है। पहला है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो क्या होता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रतिक्रियात्मक व्यवहार जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, जबकि क्रिया प्रसूत जो व्यवहार वो प्राणी की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि जब हम कोई स्टिमुलस देते हैं तब जो है अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो उस प्रकार का व्यवहार क्या होगा, प्रतिक्रियात्मक। और अगर नेचुरली जो हम किस प्रकार का रिस्पॉन्स कोई देता है बच्चा तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया प्रसूत उसका व्यवहार कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि जो स्किनर है उन्होंने किस प्रकार का प्रयोग किया था। तो स्किनर जो है उन्होंने चूहे के ऊपर जो है वो प्रयोग किया था। ये आप देख सकते हैं, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर चूहा बंद है और इस बॉक्स का नाम दिया गया स्किनर बॉक्स। ठीक है, देखते हैं इसमें इन्होंने क्या क्या किया था। स्किनर जो है उन्होंने एक भूखे चूहे को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया
और भूख की तड़प से जो है वो चूहा इधर उधर लगातार उछलता रहा। इस दौरान एक बार उछलने से चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है और भोजन के कुछ टुकड़े उसको प्राप्त हो जाते हैं। यानी जैसे लीवर प्रेस हुआ, भोजन के कुछ टुकड़े अंदर आ गए। ऐसा जब है बार बार उछल कूद करने से जो है लीवर के दबने से चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला को सीख जाता है। तो यहाँ पर देखो अलग क्या हुआ, फिर अलग ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो चूहा पहले से ही एक्टिव हो गया था, और जब उसने इधर उधर एक्टिव होकर काम करना शुरू किया तो अचानक से जब उसका जो रिस्पॉन्स है वहाँ पर पड़ा और उसको एक हल्का जो है वो भोजन का टुकड़ा मिला, तो उससे वो और ज़्यादा क्या हो गया, और मोटिवेट हो गया और उसने और तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पहले ही आपका जो रिस्पॉन्स है वो हुआ और फिर उसको स्टिमुलस दिया गया, यानी कि भोजन दिया गया, फिर उसका रिस्पॉन्स और तेज हो गया। समझ गए? तो ये है इसमें थोड़ा बेसिक अंतर। भोजन जो है वो चूहे के लिए उसने किसका काम किया, प्रबलन एवं भूख उसके लिए प्रणोदक का कार्य करती है। तो प्रणोदक मतलब होता है प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट किस में काम आता है, जहाज, सॉरी, जो है आपके ये होते हैं जेट होते हैं या अंतरिक्ष यान होते हैं, उनमें जो फ्यूल भरा जाता है उसको प्रोपेलेंट कहते हैं। तो इसका मतलब प्रबलन और भूख ने उसके लिए किसका काम किया, एक फ्यूल का काम किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्किनर ने कबूतर के ऊपर क्या प्रयोग किया। तो इन्होंने एक पिजन को भी अगेन जो है वो पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। स्किनर ने अपने प्रयोग में जो है भूखे कबूतर को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स में जो कबूतर है वो शांत बैठा होता है, और कुछ समय बाद जो है बॉक्स में प्रकाश किया गया। प्रकाश होते ही कबूतर ने जगह जगह चोंच मारना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसको अब गर्मी सी लगने लगी। इस प्रयोग में जो है स्किनर ने लक्ष्य रखा था कि कबूतर के दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर जब वो चोंच मारना सीख जाए, मतलब उसने ये टारगेट रखा था कि हमें क्या करना है, दाहिनी ओर पर एक निश्चित उसका पॉइंट बना दिया था कि वहाँ पर वो चोंच मारना उसको सिखाना है। अब कैसे सिखाएं, तो उसको उसके लिए जब कबूतर जो है उसने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उसे हम अनाज का दाना प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जब भी वो दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारता तो उसको पुनर्बलन के रूप में क्या प्राप्त होता, अनाज का दाना। और बार बार जो है वो यही प्रयत्न करने से वो सही स्थान पर अब चोंच मारना सीख गया, यानी कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से जो है हम बच्चे के अंदर भी एक निर्धारित टारगेट को फोकस्ड करवा सकते हैं। तो जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है उसको स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने जो है वो चूहों और कबूतरों पर अनेक प्रयोग किए, और इस प्रयोग के पश्चात स्किनर ने स्पष्ट कर दिया कि यह कोई आवश्यक नहीं कि जब प्राणी को जो है जब उद्दीपक प्रस्तुत हो यानी स्टिमुलस दिया जाए तभी वो किसी प्रकार की अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करे। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, प्राणी होते हैं जो हमेशा ही क्या होते हैं, क्रियाशील रहते हैं, और इसी क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणामों या उद्दीपकों की प्राप्ति होती है, और लगातार क्रिया करने से उन्हें एक न एक दिन जो है वो सही रिस्पॉन्स प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ प्राणी हमेशा सक्रिय रहते हैं, इस कारण से इस सिद्धांत को जो है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये सिद्धांत का दूसरा नाम क्रियाशीलता का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत क्यों था, और इस सिद्धांत को हम RS टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। इस स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि जब उसको पुनर्बलन दिया गया, रीइंफोर्समेंट दिया गया, तब जाके बच्चे जो है वो सही लक्ष्य की तरफ बढ़ा, है ना। तो इसीलिए जो है स्किनर ने पुनर्बलन को सीखने का राजमार्ग कहा है, और सीखने का यह सिद्धांत अभिक्रमिक अनुदेशन पर है, यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पर। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्रिया प्रसूत सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। इस स्किनर का मत जो है वो था कि यदि निर्गमित अनुक्रिया को गठित कर दिया जाए तो बलवती होकर यह व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाती है, यानी अच्छा
जो है अगर रिस्पॉन्स मिले तो वो व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाती है। इस स्किनर ने तथा कबूतर पर जो प्रयोग किए, यानी कि जो उन्होंने चूहों पर और कबूतरों पर प्रयोग किए करने के लिए एक विशेष जो बॉक्स बनाया था, उसको उन्होंने कृषि क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्षा का नाम दिया था। लेकिन जो स्किनर के शिष्य थे उन्होंने उस स्किनर के सम्मान में उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्किनर हैं वो क्रियाओं पर जोर देते हैं और इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुसंधान का सिद्धांत कहा जाता है। अब विशेषता क्या है? पुनर्बलन अत्यावश्यक है। सिद्धांत मंदबुद्धि बालक जो हैं उनको किस प्रकार से अधिगम उनका कराया जा सकता है उसके लिए उपयोगी है। सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। नेक्स्ट और आज की अंतिम थ्योरी है दोस्तों हमारे पास, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब ये क्या है? व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरे को करते हुए देखकर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपना आप ही सीख लेते हैं और इस प्रकार के कार्यों को हम क्या कहते हैं? सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है सूझ? गूढ़ के अनुसार सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तत्कालिक ज्ञान है। ठीक है, यानी कि अचानक से जब हमारे सामने कोई परिस्थितियां आती हैं तो कैसे हम अपनी सूझ का प्रयोग करके उस परिस्थिति से बाहर निकल आते हैं, उसके लिए जो है एक प्रयोग किया गया। और वो क्या प्रयोग था ये देखिए। ये जो प्रयोग है ये किया गया आपके बंदर के ऊपर या चिंपैंजी के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सूझ का सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं जर्मनी के गेस्टाल्टवादी। तो गेस्टाल्टवाद जो है वो अपने आप में एक संप्रदाय है, गेस्टाल्टवाद। ठीक है दोस्तों, इस संप्रदाय के जो जनक थे वो थे कोफका, कोलर, वर्दिमर। ठीक है, और इन्होंने इन लोगों को क्या कहा जाता था? गेस्टाल्टवादी। तो इस सिद्धांत को है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो कोहलर जो है उनके अनुसार किसी भी समस्या के आने पर व्यक्ति अपनी मानसिक जो शक्ति होती है उसका पूर्ण स्थिति का उसको बोध हो जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और वो सूझ के द्वारा उसका हल अचानक से निकाल लेता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया? प्रयोग जो उन्होंने किया उसकी बात करते हैं। उसके लिए जो है वो प्रतिपादन के लिए उन्होंने चिंपैंजी और बंदर पर प्रयोग किए। कोहलर ने जो है वो एक बंदर पर चिंपैंजी पर प्रयोग किया, उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। चिंपैंजी को उन्होंने एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और पिंजरे की छत से एक केला लटका दिया। पिंजरे के अंदर दो छड़ियों, एक जिसमें छोटी थी और एक बड़ी थी, और वो कैसी थी? एक दूसरे से जुड़ सकती थी, है ना, यानी कि वो कनेक्ट हो सकती थी। तो चिंपैंजी ने बार बार जो है छड़ियाँ जो हैं वो आप उछाल कर जो है केलों को लेने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या रहा? असफल रहा, निराश होकर बैठ गया। परंतु केलों को प्राप्त करने की समस्या उसकी बनी रही। फिर वो छड़ियों से खेलने लग गया और अचानक से जो है वो उसने देखा कि खेलते खेलते छड़ियाँ एक दूसरे में घुस गई और एक तरह से कनेक्ट हो गई, जुड़ गई। इससे उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आ गया कि अब हम ये तो छड़ी जुड़ गई, लंबी हो गई, अब मैं क्या करता हूँ, इनसे जो है वो कीलों को गिराने में हम सफल है। तो दूसरी बार वैसी ही समस्या आने पर उसने क्या किया? एक ही बार में हल निकाल दिया, यानी कि अब उसने जैसे ही छड़ियाँ देखी तुरंत उनको जुड़ा दिया और तुरंत जो है केलों को निकाल दिया। तो क्या? उसने अपनी सूझ का प्रयोग हुआ। तो विशेषता क्या हुई कि जो सूझ है वो अचानक पैदा होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो संज्ञानात्मक होती है, सीखने की जो प्रकृति है वो लगभग स्थायी होती है, और सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना जरूरी है। यानी कि जो सूझ होती है या इंसाइट होती है वो उसके लिए सबसे पहले आपके सामने समस्या आनी जरूरी है। जब आप किसी ऐसी समस्या के अंदर कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे कोई आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पर आप अपनी सूझ का प्रयोग करोगे ही करोगे। ठीक है ना? सूझ प्राणी के लक्ष्य और समाधान के बीच में एक स्पष्ट संबंध सूचक होती है, और सूझ जो है उसमें समस्या का समाधान स्वतः मानसिक चिंतन करने से मिल जाता है। ठीक है, तो ये है। तो सूझ के सिद्धांत का अब शिक्षा में क्या महत्व है? यह सिद्धांत रचनात्मक जो कार्य होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, यानी कि जो आपके कंस्ट्रक्टिव वर्क्स होते हैं वहाँ पर क्रिएटिव माइंड चाहिए होता है, और क्रिएटिव माइंड यानी कि सूझ, है ना, इनसाइट का प्रयोग। इस सिद्धांत से जो है हम व्यक्ति की जो तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, इन सब का विकास होता है।
विज्ञान और गणित जैसे सब्जेक्ट जो हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संगीत, कला आदि शिक्षा के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह सिद्धांत जो है बालकों को खोज करने और ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि ज्ञान को रटना नहीं बल्कि अर्जित करना, उसको समझना। और विद्यालय में बालक की समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने में यह विधि उपयोगी है। यानी कि जब हम समस्या को देते हैं तब वो किस प्रकार से सूझ से उसका हल निकालेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी विधि है। लास्ट में जो है इसके अंदर है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो सीखने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु यह सूझ उच्च कोटि के पशुओं और मनुष्यों में ही संभव है, क्योंकि सूझ द्वारा सीखने में बुद्धि जो है उसका प्रयोग करना पड़ता है, और सामान्यतः कोई भी समस्या आने पर उसका समाधान हम सूझ के द्वारा ही करते हैं। तो यानी कि जो हम उच्च कोटि के प्राणी हैं, पशु और मनुष्य, उनमें संभव है। जो निम्न प्राणी हैं, जानवर, कीड़े मकोड़े इस प्रकार के, उनमें इस प्रकार की सूझ नहीं होती। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 महत्वपूर्ण सीखने के सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत। तो आई होप आप लोगों को ये सिद्धांत पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इसके अंदर आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो बाकी जो ये नोट्स हैं एलटी के लिए जो मैं प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, और जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। ओके, बाय, गुड नाइट।